हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत हादसे में घायलों से मिले सीएम, हर संभव मदद कर दिया सीएम ने आश्वासन। उत्तराखंड के 2 अफसरों पर केंद्र ने जताया भरोसा। केंद्र सरकार से मिली अहम जिम्मेदारी। आईएएस रमेश कुमार सुधांशु और आईएएस अमित सिंह नेगी का प्रमोशन। और बीजेपी पर बरसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुर्दियाल। बेरोजगारी को लेकर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस आई तो बेरोजगारी दूर करेगी। और कांग्रेस ने देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को लेकर की शिकायत, आयोग ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए रुक लेते खबरों का, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में हुए हादसे में घायलों का हालचाल जानने के लिए राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना और इसके साथ ही डॉक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि इनके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। वहीं हादसे के हर पहलू को जांच और घायलों को पूरी मदद का आश्वासन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। 14 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई है और एक ये 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक अस्पताल में जो ड्राइवर थे वे उनको देखने आए। अभी डॉक्टरों ने बताया कि ठीक है, पहले से हालत में उनकी सुधार है। 1-2 दिन में जनरल वार्ड में आ जाएंगे। जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सभी से भगवान से प्रार्थना है कि ये जल्दी स्वस्थ हों और जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनको सबको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पारिवारिक माता पिता हैं, किसी का बेटा गया है, किसी की बेटी गई है, किसी के पिता गए हैं, किसी की माँ गई है। सभी को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और अपने स्तर से, सरकार के स्तर से जो हर संभव जो भी सहायता हो सकती है वो सहायता हम लोग कर रहे हैं। और उसके लिए देखिए, वो केवल उनको हार का डर सता रहा है और अपना मुंह बचाने के लिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कहीं कोई धांधली नहीं हो रही है, सब फेयर हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, चाहे पोस्टल बैलेट। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे और नैनीताल पहुंचकर सीएम ने सुबह सबसे पहले मां नैना देवी मंदिर का दर्शन किया और साथ ही आपको बता दें जहां उन्होंने मंदिर में बीजेपी की जीत के लिए पूजा अर्चना भी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सहित सरिता आर्य उनके साथ मौजूद रहीं। तो वहीं अपने जन्मदिन पर मंदिर दर्शन करने पहुंची बच्ची को सीएम ने गोद में उठाकर उसे जन्मदिन की बधाई दी और मंदिर प्रांगण में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह दिखा है और प्रदेश में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही 1 माह के भीतर पुलिस की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है हमारा। तो बहुत कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और लेकिन उसके बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नहीं है। हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार। धीरे धीरे अब हमारे विपक्षी भी मानने लगे हैं कि चुनाव जैसे जैसे हुआ है और उसके बाद मतगणना की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वो भी मान रहे हैं कि अब हम जो है 60 पार जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर अभी चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है और उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम हुए हैं और आगे भी होंगे। भू कानून को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है और जहां तक पुलिस के ग्रेड पे के लिए कमेटी और सब चीज़ों पर हमने काम किया है और हमने कहा है कि ठीक है, हम उसको सुधार करना चाहते थे लेकिन उस पर पूरी तरह से नहीं हो पाया। हमने कहा है कि हम त्वरित रूप से। तो वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के अफसरों पर एक बार फिर से
भरोसा जताते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के 2 अफसरों को उनके अच्छे काम का इनाम दिया है। तो वहीं अब ये दोनों अफसर केंद्र में सेवाएं देंगे। जिन आईएएस अफसरों को केंद्र सरकार से बुलावा आया है उनमें आईएएस रमेश कुमार सुधांशु और आईएएस अमित सिंह नेगी शामिल हैं। दोनों अफसरों को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर नियुक्ति मिली है। केंद्र की ओर से आदेश जारी होने के बाद ये दोनों अधिकारी जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। आईएएस अधिकारी अमित सिंह नेगी को एक्सपेंडिचर विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं आईएएस अमित सिंह नेगी साल 1999 बैच के आईएएस अफसर हैं। इसी तरह आईएएस अधिकारी रमेश कुमार सुधांशु को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MyGOV मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पद सौंपा गया है। आईएएस रमेश कुमार सुधांशु साल 1997 बैच के आईएएस अफसर हैं। इन दोनों ही अधिकारियों ने केंद्र सरकार की सेवा में जाने की इच्छा जताई थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब इन दोनों को आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं ने सेना और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की होड़ लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इंटरनेट मीडिया पर जारी वीडियो भी इसी का हिस्सा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सैनिकों के डाक मतपत्रों का फर्जी वीडियो जारी किया है। तो वहीं बिना किसी पुख्ता प्रमाण पत्र और जांच के इतने वरिष्ठ नेताओं का सैनिकों के मतदान को लेकर चुनाव की गोपनीय प्रक्रिया का वीडियो वायरल करना सेना का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत को कटआउट लगाकर प्रचार करना कांग्रेस के वीर जवानों के प्रति सम्मान को ढकोसला मात्र है। कौशिक ने कहा कि जैसे जैसे सभी बूथों से जमीनी सच्चाई सामने आ रही है वैसे वैसे बीजेपी की सत्ता में वापसी तय हो रही है। अब कांग्रेस को भी इसका बखूबी अंदाजा हो गया है, इसलिए वह हमेशा की तरह ईवीएम से छेड़छाड़ और डाक पत्रों में धांधली को लेकर बगैर सिर पैर के आरोप लगाकर अभी से हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने की तैयारी कर रही है। अभी तो पोस्टल बैलेट पे वरिष्ठ लोगों पे 80 साल से ऊपर वालों पर उन पे है कि इच्छा नहीं हुआ। अब देखिए, अब 10 तारीख जैसे से नजदीक आ रही है ऐसे ऐसे ईवीएम की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 तक माप बढ़े। स्ट्रॉन्ग रूम में उन्होंने कहा है कि जो आर्मी के जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक बकायदा वीडियो भी पोस्ट किया है उन्होंने। जिस पार्टी को अपनी सेना के जवानों पर विश्वास नहीं, पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं, वो राजनीतिक दल को अपना अंतर आत्मा से विचार करना चाहिए। तो खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और यह मुलाकात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुई है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट बैलेट वीडियो को लेकर शिकायत को लेकर मुलाकात हुई है। गणेश गोदियाल ने कहा कि वीडियो में पता चलता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए एक ही व्यक्ति सबके मत डाल रहा है। तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पोस्टल बैलेट का जो सूची होती है वो अलग से हम बनाते हैं। एक तो लिस्ट होती है सर्विस वोटर्स की, सर्विस वोटर्स का अलग से एक लिस्ट बनती है। एक तो हम राज्य लेवल पे ही जब 5 जनवरी को हमने सभी जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को राज्य लेवल से भी दिया था, और जब इलेक्शन अनाउंस होता है हर जो रिकग्नाइज पार्टीज का जो कैंडिडेट्स को जिला लेवल से जो हमारा इलेक्टोरल रोल है और जो सर्विस रोल है वो दिया जाता है। और थर्ड जो पोस्टल बैलेट हम जिनको भी इश्यू करते हैं जो 80+ होगा, प्लस आपका जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होंगे या कोविड पॉजिटिव को किसी को हमने अलॉट किया है तो उनका, और 4th कैटेगरी जो है एसेंशियल सर्विसेज के लिए जिनको भी हमने दिया है, तो वो पूरा उनका लिस्ट जो बनती है और वो भी कैंडिडेट के साथ शेयर होती है। जब भी किसी को पोस्टल बैलेट इश्यू होता है 80+ या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का, उनका पूरा जो शेड्यूल है वो कैंडिडेट्स के साथ हम शेयर कर लेते हैं, ताकि वो भी अपना कोई एजेंट को उनके साथ टीम के साथ ले जाने के लिए अलो करना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। वो पूरा ट्रांसपेरेंसी कैसे रखा गया है उसको देखने के लिए वीडियोग्राफी भी उसका किया जाता है। और दूसरा चीज़ जो वायरल हो रहा है, जो पोस्टल बैलेट का जो वीडियो है वो पिथौरागढ़ का है। तो पिथौरागढ़ का जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ का जो कमांडेंट है, उनसे उन्होंने वस्तुस्थिति के लिए रिपोर्ट मांगा था। तो उन्होंने कहा था कि उनसे संबंधित नहीं है वो करके, उन्होंने इंटरनल जांच पड़ताल करने के बाद तो वहाँ पे जो प्रत्याशी है उन्होंने
तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी कभी भी बिना धांधली के चुनाव नहीं लड़ती है और हमें डर है कि इस बार भी बीजेपी ने जीतने के लिए कुछ ना कुछ चाल जरूर चली है। इसलिए हम बार बार चुनाव आयोग जा रहे हैं और पोस्टल बैलेट वाले वीडियो की जांच की मांग कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि जहां पर भी गलत हुआ है वहां पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। और गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी का तो यही चरित्र है कि धांधली से चुनाव जीतें, लेकिन हम चुनाव आयोग इसलिए जा रहे हैं कि कहीं चुनाव आयोग का कोई व्यक्ति इसमें शामिल तो नहीं है। नहीं, वो तो हमारे नेता हरीश रावत जी ने सबसे पहले बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, उनको शिकायत आई लोगों की, तो हरीश रावत जी ने कहा कि भाई ये धांधली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ कंप्लेंट की, वो तो अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रही है। और मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा कोई भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किया? मुकदमा तो ऐसी सीरियस एक्शन पर चुनाव आयोग और वहां के जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चाहती थी कि मुकदमा दर्ज, तो वो तो अपने खाल बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब उनका किया धरा है। मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लिखा है कि आप इसमें समय रहते हुए भारत सरकार से बातचीत करके और इसका रास्ता निकालें। और उसके लिए अगर हमें अपने पैसों से, इस राज्य के पैसों से हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए, हमारे लोगों को वापस लाने के लिए अगर विमान की व्यवस्था करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। इसीलिए तो सरकारें चुनी जाती है। पर मुझे लगता नहीं है, जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनको किसी की भी थोड़ी बहुत भी कोई चिंता है कि किसी पर क्या बीत रही होगी। सरकार से मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये संवेदनहीन लोग हैं जो सिर्फ सत्ता में रहकर सत्ता का भोग। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी सरकार ने तमाम घोटाले किए हैं और अपना 2 का 4 किया है। ना तो किसी को प्रखंड में कोई रोजगार दिया है और ना ही किसी के बारे में सोचा गया है। इन्होंने सोचा है तो सिर्फ अपने बारे में सोचा है। इसलिए कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगारों की दिक्कत दूर कर दी जाएगी। जो रिवर्स प्लान करके आए थे उनको छोड़ने के लिए लगे। आज बैंकों की तरफ से उन लोगों को तमाम जो दुश्वारियां थी उसको खड़ा किया जा रहा है और वो अभी फाइलें अटकी हुई है। आपको लगता है कि सरकार बनेगी जिसको तो ध्यान? देखिए, कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कुछ नहीं किया। इनके नेताओं ने ठाट किए, ऐश किए, अपने 4 का 8 किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो वापस लोग आए थे उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे कि किसी एक व्यक्ति को भी उन्होंने सम्मानजनक रूप में कहीं रोजगार दिया? सब बकवास है। इनकी तमाम योजनाएं बकवास हैं। इनकी तमाम योजनाएं सिवाय सगुफों के कुछ नहीं है, सिवाय जुमलों के कुछ नहीं है। तो सरकार बनेगी तो हमने वादा कर रखा है कि हम युवाओं के रोजगार के लिए विशेष बंदोबस्त करेंगे। हमने पहले भी कहा। तो वहीं उत्तराखंड में 28 मार्च को 18 से 18 अप्रैल तक होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद सचिव ने कहा कि हम परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थियों के प्रैक्टिकल कल 22 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेंगे। तो वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि 10वीं और 12वीं में कल कुल 2,43,229 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हमारे बोर्ड की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेंगी। इस बार हमारे 2,43,229 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और 1333 हमने परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें 191 परीक्षा केंद्र हमारे संवेदनशील हैं और 18 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं। इसके साथ साथ में हमारी प्रैक्टिकल परीक्षाएं 22 फरवरी से 20 मार्च तक चलेंगी और हमारी सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। तो वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के गढ़वाल विश्वविद्यालय अंतर्गत हरिद्वार शाखा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और रोशनाबाद के कचहरी में स्थित डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट के चैम्बर में ये आयोजन किया गया है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि 22 फरवरी 1994 के दिन भारत की संसद ने संकल्प लिया था कि वह विदेशी
आधिपत्य में अपने सभी क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लेगी और यह भी संकल्प लिया गया था कि पाकिस्तान और चीन के आधिपत्य वाले क्षेत्र भारत को अभिन्न अंग है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला आधिपत्य में है और जिसे मुक्त करवाने का संकल्प तत्कालीन कांग्रेस शासित भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में समस्त संसद द्वारा एक स्वर में लिया गया था। 22 फरवरी 1994 को भारत सरकार द्वारा एक संकल्प लिया गया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाली भूमि, चाइना के कब्जे वाली भूमि भारत की भूमि है और एक दिन अवश्य हम इसको वापस लेके रहेंगे। इस संकल्प को उसके बाद की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान ना देने के कारण वैसे जो कब्जा उनका था बना रहा, आज तक भी बना हुआ है संपत्ति पे। 36,000 किलोमीटर हो, 5600 किलोमीटर हो, या मतलब कुल मिला के काफ़ी संपत्ति भारत की जो पाकिस्तान के कब्जे में है या चाइना के कब्जे में है, उसे हमें वापस लेना है एक दिन। ये संकल्प 1994 में लिया गया था, उसके बाद की सरकारें भूल गईं। अब क्या है कि वर्तमान सरकार उसे वापस लेने के लिए प्रयासरत है, लेकिन जो कांग्रेस है अपना दोहरा चरित्र लगातार निभा रही है और उसमें चाहे 370 हटाने का कार्य रहा हो, उसके विरोध कांग्रेस का रहा हो। 370 हटाया गया, एक बहुत अच्छा कदम था सरकार का, लेकिन कांग्रेस उसका भी विरोध कर रही है, जबकि कांग्रेस का खुद का ही संकल्प लिया हुआ है कि एक दिन हम एक संपत्ति, एक भूमि इंच अपनी वापस लेंगे को प्रत्येक वर्ष हम। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए जन जागरूकता अभियान को गति दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम अधिकारी भानु प्रताप चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का यह 7 दिवसीय जन जागरूकता अभियान है, जिसमें प्रतिदिन एक नई थीम के साथ जन जागरूकता की जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा नशा मुक्त उत्तराखंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की भावना, समाज में नई चेतना जैसे कई थीम पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई उसका कार्यक्रम अधिकारी भानु प्रताप चौहान और हम लोगों का ये विशेष शिविर लगा हुआ है 7 दिवसीय। दिन रात हमारे बच्चे जो ये वात्सल्य वाटिका में यही रुके हुए हैं, 56 बच्चे हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं, कैंप में जुटे हुए हैं और हमारी प्रत्येक दिन की एक थीम बनी हुई है। हमने 21 तारीख से इसका प्रारंभ किया था और आज हम चौथे दिन में इसको प्रवेश कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी थीम थी वो था कि समाज को किस प्रकार स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। तो हमारे जो स्वयंसेवी हैं उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि जो ग्राम बहादुराबाद में हम लोग हैं, ग्राम बहादुराबाद के जो चौराहे पर ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति लगी हुई है, इस पर हम लोगों ने क्या है कि समाज के यहाँ प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यहाँ से होकर गुजर रहा है। तो हम लोगों ने लक्ष्य लिया कि हम यहाँ का स्वच्छता कार्यक्रम को यहाँ से प्रारंभ करें, ताकि समाज में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। तो अपूर्ण उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भाजपा का संकल्प है, लव जिहाद पर कसेंगे लगाम, 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की, जहां पर महाशिवरात्रि
के अवसर पर कांवड़ यात्रा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मेला की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हर की पौड़ी से लेकर मेला क्षेत्र और हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को चिड़ियापुर तक निरीक्षण किया गया है और कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाओं को भी जायजा लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते कांवड़ मेला प्रतिबंधित रहा है, लेकिन अभी संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी के चलते कांवड़ मेले पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कांवड़ मेले के लिए नगर कोतवाली में 2 इंस्पेक्टर, 5 एसआई, 4 महिला एसआई और 20 एचसीपी और कांस्टेबल, 40 कांस्टेबल तमाम पार्टियां तैनात कर दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 कांवड़ के दौरान कोविड होने के कारण यात्रा प्रतिबंधित थी और इस बार जो कोविड नियम है इनमें शिथिलता दी गई है। इस कारण काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार में पधार रहे हैं और कांवड़ भर के वापस जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। इस कार्य हेतु जो संबंधित थाने हैं श्यामपुर और कोतवाली, इनको हमारे द्वारा यहाँ से मुख्यालय स्तर से 100 से ऊपर पुलिसकर्मी और 2 प्लाटून पीएसी हमारे द्वारा दी गई है, जो कि इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करवा रही है। ये अतिरिक्त फोर्स है। इसके अलावा यदि आवश्यकता होगी तो वहीं ऋषिकेश में 39 करोड़ की लागत से उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा बाड़ों में पेयजल की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसमें अनियमितता और लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मामले में पार्षदों ने अपनी आपत्ति भी जताई है और इस संबंध में नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में पार्षदों की एक बैठक भी हुई। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जल संस्थान के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें पार्षदों ने जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। साफ कहा कि यदि निगम अनुसार जल संस्थान काम नहीं किया गया तो काम नहीं होने देंगे। महापौर ने भी जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। महापौर ने लापरवाही बरतने पर जल संस्थान पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश पर अपने अधिकारियों को दिए हैं। महापौर ने मुकदमा दर्ज नहीं होने पर अधिकारियों को बंधक बनाने की चेतावनी भी भरी बैठक में दे डाली। वार्ड हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड नगर निगम में सम्मिलित हुए थे। वर्ल्ड बैंक की योजना है हर घर नल हर घर जल पहुंचाने की, तो उसमें नगर निगम ने एनओसी दी जल संस्थान को और उसमें अनुबंध में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2.5 इंच का इनका पाइप है, 50 सेंटीमीटर ये खुदाई करेंगे और मैनुअल खुदाई करेंगे। वहाँ पे वाटरिंग भी करेंगे जहाँ से कि धूल मिट्टी ना उड़े, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और साथ साथ में वहाँ पे चलने लायक भी बनाएंगे। लेकिन इनकी लापरवाही की, जल संस्थान की लापरवाही के कारण आज हमारे नगर निगम के 14 वार्ड की पूरी गलियाँ पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़ी बड़ी जेसीबी से ये वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, जिससे कि लगभग 4-4 फुट तक के नुकसान वहाँ पे हो रहा है। लोगों के घर हिल रहे हैं। बड़ी बड़ी जेसीबी, छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें ये जबरदस्त से जेसीबी अंदर ले जा रहे हैं। लोगों के थड़े पूरे तोड़ दिए गए हैं, बाउंड्री वाल पूरी तोड़ दिए हैं, कई जगह बाउंड्री वाल हिली हुई हैं। तो उसमें कई बार नगर निगम की तरफ से हमने अपने अधिकारियों से जब उस बारे में बात करी कि हमारा अनुबंध जो हो रखा है उसके हिसाब से वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने, नगर निगम ने इनको कई बार मौखिक चेतावनी दी, मौखिक में वार्ता करी, फिर लिखित में भी दिया। तो खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां सरकारी सस्ते गल्ले के खाद्यान्न वितरण की शिकायतों में जांच के लिए एसडीएम वैभव गुप्ता आपूर्ति विभाग के कार्यालय पहुंचे तो दोनों निरीक्षक नदारद मिले। तो वहीं एसडीएम ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। और साथ ही आपको बता दें कि लक्सर और खानपुर विकासखंड के आपूर्ति निरीक्षक का संयुक्त कार्यालय लक्सर तहसील परिसर में है। एसडीएम वैभव गुप्ता ने को कई गाँव में सस्ते गल्ले की राशन वितरण में गड़बड़ी करने की शिकायत मिल रही थी और शिकायत की जांच करने एसडीएम बुधवार सुबह 11 बजे आपूर्ति कार्यालय पहुंच गए, लेकिन वहां लक्सर के आपूर्ति निरीक्षक मौजूद नहीं थे। खानपुर के एसडीएम ने इस पर गंभीर नाराजगी जताई और इसके बाद उन्होंने एसएमआई गोदाम से राशन डीलरों द्वारा उठाए जाने वाले गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न के उठान का रोस्टर मांगा। तो पता चला कि आपूर्ति अधिकारी द्वारा ऐसा कोई रोस्टर बनाया नहीं गया है, जिसके बाद एसडीएम वापस लौट गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेज दी गई है। रिपोर्ट में अनुपस्थित पाए जाने दोनों आपूर्ति निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। खाद्यान्न वितरण से संबंधित कुछ शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी और खाद्यान्न वितरण का जो राशन उठान का जो रोस्टर है वो भी वहाँ का अभी तक बनाया नहीं गया है। इस संबंध में आज पूर्ति निरीक्षक लक्सर खानपुर का निरीक्षण किया गया। दोनों ही पूर्ति निरीक्षक बिना किसी सूचना के वहाँ
तो वहीं हल्द्वानी शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर पुलिस ने व्यापारियों और प्रशासन के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया। तो वहीं पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की और बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापार मंडल से वार्ता भी की। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि पुलिस द्वारा जो यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है सराहनीय है, लेकिन इस अतिक्रमण को हटाने से व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो दुकानदार अपनी दुकान में बैठकर व्यापार करते हैं, पुलिस के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने से लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है, जिससे स्थानीय ग्राहक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वहीं नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल योगेश शर्मा का कहना है कि व्यापारी भी खुद चाहते थे कि शहर में अतिक्रमण ना हो, जिससे व्यापारी भी खुश रहें और ग्राहक भी खुश रहे। जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसमें व्यापार मंडल की भी सहमति है, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें घर जाने के लिए घंटों लग जाते हैं। पुलिस के द्वारा अतिक्रमण सफाई का अभियान चलाया गया। एसएसआई के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई हैं और जो लगातार अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई कर रही है। बेसिकली हमारा इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है सत्यापन को लेकर के, जिसमें जितने टेम्पो चालक हैं और जितने फर ठेली वाले हैं इनका लार्ज स्केल पे सत्यापन कराया जाएगा। सर किस तरह से सर अभी बात करें मंगला पड़ाव होली ग्राउंड के पास जो फल मंडी है उसमें बहुत अवैध तरह से निर्माण हो रहा है सर, उसको किस तरह रोकेंगे सर? इसमें निश्चित रूप से अगर कोई भी इस प्रकार से होगा जिससे नेशनल हाईवे पे कोई भी फर ठेली कोई भी अतिक्रमण होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उनके बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो, नाजायज दुकान ना लगे। 98% व्यापारी इस बात से सहमत था कि बाजार अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हमारे किसी भी व्यापारी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। मैं आपको बता दूं, आप बाजार में जाएंगे, व्यापारी से बात करेंगे तो आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी कि व्यापारी की सोच इतनी अच्छी है। हर व्यापारी चाहता था कि बाजार से अतिक्रमण हटे, लेकिन पहल करने बिल्ली गले में घंटी बांधने वाली बात थी। तो इस समय अगर आप जाएंगे, व्यापारी भी बहुत खुश है और ग्राहक भी बहुत खुश है। बाजार में एक ऐसा माहौल बना है जिससे हर ग्राहक को बाजार में आने में अच्छा महसूस हो रहा है और दुकानदार को दुकानदारी करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हम तो बता दें, हमारे लिए पहले व्यापारी है, हमारी पहली प्राथमिकता व्यापारी है। हमें व्यापारी को लेकर चलना है क्योंकि व्यापारी ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। और व्यापारी को आपने देखा होगा, व्यापारी किसी भी क्षेत्र में असहयोग की भावना नहीं रखता है। व्यापारी देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। मैं आपको बताऊं, व्यापारी ही के टैक्स है, चाहे वो छोटा व्यापारी है जो फैक्ट्री मालिक है तो आखिरकार वो व्यापारी, उन्हें टैक्स से देश चल रहा है। तो व्यापारी की नीयत तो कभी ऐसी रही नहीं। व्यापारी तो एक अच्छा समाज है। व्यापारी वो समाज है जो एक अच्छे हिंदुस्तान की रचना चाहता है। अब उस बात आती है हमारे शहर पे, तो व्यापारी क्यों नहीं चाहेगा कि शहर अच्छा हो, बाजार अच्छा हो। इसलिए इसमें सभी व्यापारियों का पूरा योगदान है। तो वहीं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की रिहाई पर प्रतीक्षा में सर्वानंद घाट पर बैठे महामंडलेश्वर रेती नरसिंहानंद गिरी और स्वामी अमृतानंद ने मुस्लिम धर्मगुरु के विश्व के सबसे बड़े संगठन जमायते उलमाए हिंद के आतंकवादियों का मुकदमा लड़ने की बात को दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए पर इस बार शंकराचार्य जयंती 6 मई को हरिद्वार के सनातन में इतिहास का सबसे बड़ा धर्म संसद आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती पर आयोजित होने वाली धर्म संसद के विषय में बताते हुए महामंडलेश्वर रेती नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि आज हिंदू समाज के सबसे बड़ा संशय इस बात को लेकर है कि संतों के समाज की रक्षा के लिए कोई भूमिका है भी या नहीं। तीन दिन की धर्म संसद है और ये 6, 7 और 8 मई को होगी। शंकराचार्य जी की जयंती 6 मई को है, तो 3 दिन की धर्म संसद हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग धर्म संसद में एक बात तय करना चाहते हैं कि हिंदुओं के प्रति हिंदू धर्माचार्य का कोई कर्तव्य है कि या नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हम लोगों के सामने आ गया है। इस्लाम की जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनकी मस्जिदों से, मदरसों से उनके मौलाना, उनके धर्मगुरु लड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 38 इस्लामिक आतंकवादी जिहादियों को जो है फांसी की सज़ा दी गई, 11 को उम्र कैद दी गई। जमीयत उलमाए हिंद जो इस्लामिक धर्मगुरुओं का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि इनका मुकदमा हम लड़ेंगे। ये सत्य है कि कसाब जैसे आतंकवादी का मुकदमे का खर्चा जमीयत उलमाए हिंद ने उठाया था। हर इस्लामिक आतंकवादी का खर्चा जमीयत उलमाए हिंद उठाती है। इसका मतलब यह है कि आतंकवाद और जमीयत उलमाए हिंद का एकदम मजबूत रिश्ता है। इसका मतलब यह है कि आतंकवादी जमीयत उलमाए हिंद का काम कर रहे हैं।
तो अपने उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।